तो दोस्तों आज के समय में चेक बाउंस की समस्या से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमने लगभग 8 दिन पहले एक वीडियो डाला था चेक बाउंस से संबंधित, जिसका टॉपिक था कि चेक बाउंस हो गया है तो यह गलती आप भूल कर भी ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो पर आप लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। लगभग 1 मिलियन से भी ज़्यादा जो है लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है और इस वीडियो पर 10,57,740 व्यूज़ आए हैं। तो इन व्यूज़ के साथ आप लोगों ने कुछ आपकी समस्या भी जो है इसमें पूछी है, हमसे जो है कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के आंसर जो हैं आपके दे पाएँ, क्योंकि दोस्तों एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति को कमेंट में आंसर देना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लाखों की तादाद में आपके कमेंट्स आए हैं। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स के आंसर हम दे पाएँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश लोधी, एडवोकेट, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आज कमेंट के आंसर हम दे पाएँ। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मनीष खरे जी का एक क्वेश्चन आया है। मनीष खरे जी ने क्या प्रश्न पूछा है? इन्होंने पूछा है कि चेक बाउंस होने के बाद कितने दिन बाद हम वकील के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा हो तो हमने आपको बताया है कि चेक बाउंस होने के कितने दिन के अंदर हमें नोटिस भेजना पड़ता है। चेक पर जो डेट लिखी होती है उस डेट से 3 महीने के अंदर जो है हमें उस चेक को बाउंस करवाना होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास चेक बाउंस से 45 दिन का समय होता है। अब यहाँ पर अगर आपने नोटिस भेज दिया है, नोटिस भेजने के बाद में उस व्यक्ति को नोटिस मिल गया है, मिलने के बाद आप उसको 15 दिन का समय देंगे और 15 दिन का समय देने के बाद 1 महीने के अंदर जो है केस को फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी ने हमसे पूछा है कि सर चेक देने वाला अपने स्थायी पते पर नहीं रहता है, वो मालूम नहीं कहाँ पर है, उसके माता पिता भाई आदि रहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी व्यक्ति को कोई पैसा उधार देते हैं या कोई सामान देते हैं, आपके पास उसका आधार कार्ड है, आपने जो है उस आधार कार्ड पर जो एड्रेस लिखा हुआ है, या फिर बैंक में आप जा कर के जब चेक बाउंस कर लगाते हैं कि चेक को बाउंस करने के लिए आप देते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है उस व्यक्ति का एड्रेस निकाल सकते हैं। तो आधार कार्ड में जो भी एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर आप जो है नोटिस को भिजवा सकते हैं। ये पूरी तरह से लीगल होता है और जो है वो नोटिस जो है उस व्यक्ति के घर वालों को प्राप्त हो जाएगा और आप जो है डिलीवर्ड की रिपोर्ट जो है निकलवा करके स्पीड पोस्ट की वेबसाइट से और 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस जो है फाइल कर सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों राकेश सोनकर जी का प्रश्न है कि इन्होंने किसी व्यक्ति को चेक दिया था जिसके बदले में इन्होंने उससे 10,000 रुपये लिया था। अब 10,000 रुपये इन्होंने लिया था, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर 10,000 रुपये की जगह पर 1 लाख रुपए उस चेक पर भर लिया है, तो क्या वह व्यक्ति केस कर सकता है? तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि जब भी आपको हमने इस वीडियो के प्रारंभ में भी बोला था, स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी आप किसी को चेक देते हैं या लेते हैं तो उसी की हैंड राइटिंग में पैसा, अमाउंट, सिग्नेचर और सारी डिटेल फिल करवा लें। अपनी हैंडराइटिंग में आपको कुछ भी नहीं भरना है। जब आप अपनी हैंडराइटिंग में भर के जो भी अमाउंट आपने लिया है वो आप भर देंगे, अंकों और शब्दों में लिख देंगे, तो फिर ये प्रश्न नहीं उठता है कि कोई व्यक्ति उसमें जीरो बढ़ा लेगा, क्योंकि जीरो बढ़ाने के बाद में ओवर राइटिंग अलग से दिखेगी और जो है आपने शब्दों में लिखा है उसको अगर कोई छेड़छाड़ होती है तो वो भी स्पष्ट हो जाएगा और चेक जो है बैंक में बाउंस ही नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर रेखा खरे जी का प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को पूरे रुपए मैं ब्याज के दे दिए हैं और वह झूठा केस दर्ज करा दिया है, उसने रकम स्वयं भर दिया है चेक पर, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमारे पहचान वाले झूठे
केस से बहुत परेशान है, कृपया मार्गदर्शन दें। जब आप किसी व्यक्ति को चेक दे रहे हैं, अमाउंट अपने हाथों से भरिए, अंक और शब्दों में लिखिए, तो फिर अमाउंट को बढ़ाने का या जीरो बढ़ाने का कोई प्रश्न उठता नहीं है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि चेक को अपनी हैंडराइटिंग में ही भर कर दें और आप जिस व्यक्ति से ले रहे हैं तो उसी की हैंडराइटिंग में उससे भरवा कर वापस लें। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा है शंभुनाथ गुप्ता जी ने। इनका प्रश्न है कि चेक देकर स्टॉप पेमेंट करवा दिया है। अब दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई चेक दिया है, चेक देने के बाद जब आप उस चेक को बैंक में ले जाकर पेमेंट निकालने के लिए जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो चेक बाउंस हो जाए। किसी व्यक्ति ने कोई पैसा दिया है, उसके बदले में उसे चेक मिला है, तो वो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उस चेक को दे करके वो अपना पैसा जो है बैंक से ले ले। लेकिन भगवान न करे किसी व्यक्ति ने चेक दिया और वह चेक बाउंस हो गया, या फिर चेक देने वाले ने बैंक में स्टॉप पेमेंट करा दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो है बैंक से स्लिप लेनी है कि चेक जो है किस कारण से बाउंस हुआ है। जब स्टॉप पेमेंट कराते हैं तो बैंक का जो मेमो मिलता है हमें, मेमो में स्पष्ट लिखा रहता है कि स्टॉप पेमेंट करा दिया गया है। तो इस अगर स्टॉप पेमेंट हुआ है तो इसको आधार बनाकर भी आप जो है चेक बाउंस का केस लगा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जो है इस वीडियो में दे पाएँ। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, वकील साहब, एक पार्टी ने मुझे चेक दिया था और पैसे समय सीमा के अंदर मैंने उसको बाउंस करा लिया, उसके बाद में उसमें केस फाइल नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में मेरे लिए क्या ऑप्शन है, कृपया जानकारी दीजिए। तो इनका प्रश्न ये है कि जो चेक पर जो डेट लिखी होती है उस डेट के 3 महीने के अंदर जो है ये केस को कोर्ट में फाइल नहीं कर पाए और इनका 3 महीने का समय निकल गया है। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन है। अगर 3 महीने का समय निकल जाता है तो आपके पास ऑप्शन बचता है सिविल केस लगाने का। आप सिविल सूट लगा सकते हैं वसूली के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 1 लाख तक के चेक पर 5% का चेक बाउंस का कोर्ट फीस लगता है। लेकिन दोस्तों सिविल का जब हम केस फाइल करते हैं वसूली के लिए तो लगभग 18% की कोर्ट फीस लगती है। आप जो है आज वर्तमान का जो कोर्ट फीस कितना है आप अपने नज़दीकी कोर्ट में जाकर किसी एडवोकेट से पूछ सकते हैं वर्तमान में जो है कितना कोर्ट फीस लग रहा है। लेकिन दोस्तों सिविल केस में ज़्यादा कोर्ट फीस लगता है और जो है चेक बाउंस केस में कम कोर्ट फीस लगता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जो है चेक बाउंस का ही केस लगाएं। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, अगर आप चेक बाउंस केस फाइल करते हैं तो वह क्रिमिनल केस की श्रेणी में आएगा, जिसमें सामने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट भी निकलेगा और जो है पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जब आप सिविल केस लगाते हैं तो जो है उस व्यक्ति को नोटिस जारी करके कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसके बाद आपको जो है वसूली की कार्रवाई जो है की जाएगी। आपका पैसा जो है कोर्ट के माध्यम से, अगर वह व्यक्ति कैश में नहीं देता है तो उसकी संपत्ति को नीलाम करके दिलवाया जाता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा है अजय साहू जी ने। अजय साहू जी का प्रश्न है कि अगर अकाउंट बंद है तो क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति ने चेक दिया है और चेक देने के बाद में उसने अपना खाता ही बंद करवा दिया है तो ऐसी स्थिति में भी आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है उस चेक को बैंक में डालना है और बैंक वाले जो हैं उस खाते का, अगर वो खाता बंद है तो आपको रिटर्न मेमो देंगे और उस पर जो है स्पष्ट लिख कर देंगे कि जो है अकाउंट क्लोज हो चुका है। अगर अकाउंट भी क्लोज हो चुका है तो यह भी एक अपराध है। आपने या किसी भी व्यक्ति ने किसी को कोई चेक दिया है और अपना खाता बंद करा दिया है, यह भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत एक अपराध की श्रेणी में आता है और आप जो है इसको आधार बनाकर चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है राकेश जी का। राकेश जी कह रहे हैं कि अगर पैसे भी दे दिए हों फिर भी चेक लगा दे तो बताएं, उसके बाद केस
का क्या होगा। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब आपने, इनका कहना है कि हमने पैसे भी दे दिए हैं और जो है केस भी फाइल कर दिया है। तो दोस्तों, जब भी हमने मान लो किसी व्यक्ति से कोई पैसा उधार लिया है या फिर कोई सामान दिया है, तो अगर सामान दिया है तो उसका बिल होता है, और अगर पैसा उधार लिया है या कोई गाड़ी या कोई वाहन बेचा है तो उसका एग्रीमेंट होता है, उधारी अनुबंध जिसे बोलते हैं। तो जब हम ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास होते हैं तो उस पर हम लिखते हैं कि इतना अमाउंट का चेक जो है इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। अब दोस्तों, इनका कहना है कि हमने पैसे भी दे दिए हैं और जो है उसने केस भी लगा दिया है। तो यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अगर हमने पैसे ऑनलाइन दिए हैं तो उस ऑनलाइन की स्लिप निकालकर हम कोर्ट में पेश कर सकते हैं और कोर्ट में बता सकते हैं कि सर ये देखिए इस अमाउंट का जो है लेन देन इसने किया था और वो पैसा हमने यहाँ पर दे दिया है, जिसका ये प्रूफ है। या फिर आपने कोई वीडियो या फोटो वीडियो बना लिया है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि उस चेक क्रमांक का पैसा ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो सबूत के तौर पर आप कोर्ट में उसको भी पेश कर सकते हैं और कोर्ट के द्वारा जो है उस केस में आपको उस सबूत का फ़ायदा मिलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और हमने देखी है कि हज़ारों की तादाद में कमेंट आए हैं, जिसमें से अधिकतर कमेंट में लोग ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है चेक बाउंस केस की प्रोसेस में, और जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान होना पड़ता है। पैसा भी हमने जो है किसी को दिया, चेक हमें मिला, उसके बाद भी हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो सही है कि चेक बाउंस केस में जो है काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लेकिन दोस्तों समय का लगना भी कुछ कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम जब चेक बाउंस का केस फाइल करते हैं तो उसके बाद जो है नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर वह व्यक्ति नोटिस में नहीं आता है तो फिर जो है जमानती वारंट, और जमानती वारंट पर भी नहीं आता है तो गिरफ्तारी वारंट, और गिरफ्तारी वारंट पर भी वह नहीं आता है तो स्थायी वारंट जारी किया जाता है। लेकिन दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ केसों में जब हम नोटिस जारी करते हैं या तो एडवोकेट के माध्यम से जब हम चेक बाउंस होने पर नोटिस भिजवाते हैं, तभी व्यक्ति जो है कॉन्टैक्ट करके पैसा देकर केस ख़त्म कर देता है, या फिर जब हम कोर्ट से पहली बार नोटिस निकलवाते हैं, पहली बार में ही वह व्यक्ति उपस्थित होकर जो है समझौता कर लेता है। काफ़ी कम केसों में ऐसा होता है कि वह व्यक्ति नोटिस पर भी उपस्थित नहीं हुआ है, जमानती वारंट पर भी नहीं हुआ है, गिरफ्तारी वारंट पर भी नहीं हुआ है। तो जितना जल्दी अभियुक्त गिरफ्तार होता है या फिर कोर्ट में उपस्थित होता है, उतने ही जल्दी आपका जो है 138 का केस ख़त्म होता है। तो कोशिश ये करनी है कि आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और आपको जो है अभियुक्त को पकड़वाना पड़ेगा। या तो आप जो है उपस्थिति में जब नोटिस निकलता है तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी बात वह नहीं मानता है तो आप पुलिस के द्वारा जब जमानती वारंट जारी होता है पुलिस को, तो आप पुलिस की मदद करके, पुलिस को बता करके थाने में जा कर के वह व्यक्ति वहाँ पर बैठा है, आप इसको गिरफ्तार कर लीजिए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे तो पुलिस वाल को जो है उसको गिरफ्तार करना होगा और कोर्ट में पेश होने के बाद में उसको जमानत लेनी होगी। जमानत के बाद जो है आपकी गवाही होगी, गवाही के बाद में फाइल जो है फाइनल आर्गूमेंट के बाद ऑर्डर पर लग जाती है। तो अभी दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स और बचे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कमेंट्स का आंसर देना आज की वीडियो में संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अभी जो बाकी जो कमेंट्स बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके मित्रों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये जानकारी हो सके और वो चेक बाउंस में होने वाली परेशानियों से बच सकें।